कैसे हो दोस्तों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वन्य जीव। और इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले आप लोग अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के वन्य जीव। वन्य जीव, देखिए वन्य जीव के विषय में अगर हम बात करें तो आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले बाघ परियोजना। कौन सी परियोजना बताओ? बाघ परियोजना। और बाघ परियोजना जो है वो भारत में शुरू हुई है कब? अप्रैल 1973 में। कब शुरू हुई है बताओ? अप्रैल 1973 में शुरू की गई है। और ये परियोजना हमने इसलिए शुरू की है कि हम लोग बाघों को संरक्षण प्रदान करें। यह एक धारीदार ऐसा जानवर है जिसको हमने हमारा राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया है, जिसकी घटती संख्या को देख करके हमने इसको हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ ही हमारा राष्ट्रीय पशु है। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। कौन सा है? मोर है। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय जो जलीय जीव है हमारा वो गंगाई डॉल्फिन है। और हमारा जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो हमने हाथी को घोषित किया है। तो ध्यान रखना, बड़ा सीधा सा प्रश्न बनता है। देखिए, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपको कहना है बाघ है। मतलब टाइगर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। और उसके बाद में बात करें राष्ट्रीय पक्षी, मोर है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपको कहना है मोर है। इसके अलावा हम लोग बात करें राष्ट्रीय जलीय जीव, गंगाई डॉल्फिन। भाई कौन है बताओ? गंगाई डॉल्फिन जो है वो हमारा गंगाई डॉल्फिन, ये हमारा क्या है? आपको कहना है राष्ट्रीय जलीय जीव है। एक प्रश्न और यहां पे बन सकता है, वो बनेगा राष्ट्रीय विरासत पशु। तो भाई ध्यान रखना, राष्ट्रीय विरासत पशु है हमारा हाथी। कौन सा है बताओ? हाथी हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है। आपको ये चीज भी क्या रख लेनी है? ध्यान में रख लेनी है। दूसरा प्रश्न देखो, यहां पे हम लोग बात करें तो हमारे सामने बनेगा हमारे राजस्थान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। आपसे प्रश्न क्या जाएगा? राजस्थान का राष्ट्रीय पशु, सॉरी, राजस्थान का राज्य पशु। भाई राजस्थान का जो राज्य पशु की अगर बात होती है तो भाई हमारा एक तो कौन सा है? चिंकारा है। कौन सा बताओ? चिंकारा। और एक हमने किसको बनाया है? ऊंट को बनाया है। किसको बनाया है बताओ? ऊंट को। देखो हमारे पास जो है जो राज्य पशु है दो हैं, जिसमें एक तो चिंकारा है और एक कौन सा है? ऊंट है।
जिसको हम लोग रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो जो चिंकारा है वो तो हमारा वन्य जीव की श्रेणी में है। भाई चिंकारा किसमें है? चिंकारा वन्य जीव की श्रेणी में है। और हमारा जो ऊंट है पालतू पशु की श्रेणी में है। कब है बताओ? ये चिंकारा जो है वो वन्य जीव की श्रेणी में है और ऊंट हमारा पालतू पशु की श्रेणी में क्या है? राज्य पशु है। तो आप लोग ये चीज भी क्या रख सकते हो? ध्यान में रख सकते हो। दूसरा प्रश्न बनेगा, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? भाई राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आप कहोगे हमारा राज्य पक्षी है गोडावन। कौन सा है बताओ? गोडावन। देखिए गोडावन जो है इसको हम लोग सोनचड़ी भी बोल देते हैं। और ये गोडावन जो है वो विशेष रूप से हमने इसको क्या बनाया है? राजस्थान का राज्य पक्षी बनाया है। तो भाई राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा होगा? तो आपको कहना है गोडावन होगा। कौन होगा बताओ? गोडावन हमारा क्या है? राज्य पक्षी है। तो ये बात आपको ध्यान में यहाँ पे रख लेनी है। दूसरा देखो, हम लोग बात करें यहाँ पे, हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं किसकी? बाघ परियोजना। भाई कौन सी परियोजना? बाघ परियोजना। कब शुरू हुई है? 1973 में, है ना। तो ध्यान क्या रखना है भाई? हमने ये कहा कि हमारी जो बाघ परियोजना है, इस बाघ परियोजना के प्रारूपकार कौन है? प्रारूपकार। तो ध्यान रखना प्रारूपकार कौन है बताओ? आपको कहना है कैलाश सांखला है। कौन है? कैलाश सांखला। और ये जो कैलाश सांखला है इनका संबंध कहां से है? तो आपको कहना है जोधपुर से है। कहां पे है? जोधपुर से है ना। आपको इनके बारे में कुछ बातें ध्यान में रख लेनी है। किसके बारे में? कैलाश सांखला के बारे में। इन्होंने बाघ परियोजना के प्रारूपकार भी इनको कहा जाता है। इनको हम लोग जो है कैलाश सांखला को कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भाई भारत में हम लोग टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो भाई ध्यान रखना, हम किसको कहते हैं? कैलाश सांखला को कहते हैं। भाई इस व्यक्ति ने बाघों के लिए बहुत कुछ किया है। किसने बताओ? कैलाश सांखला साहब ने, जिनका संबंध कहां से है? जोधपुर से है। आप लोग ये चीज ध्यान में रख लेना है ना। लेकिन आपसे एक प्रश्न और बन सकता है यहाँ पे, भाई इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे टाइगर है, द रिटर्न टाइगर है ना। तो देखो इनकी जो पुस्तक है टाइगर रिटर्न द टाइगर, मतलब ये जो बुक है वो किसकी है? तो आपको कहना है कैलाश सांखला की, टाइगर रिटर्न द टाइगर। तो कहने का मतलब आप सीधा सा समझ सकते हो कि कैलाश सांखला जो है वो विशेष रूप से इस व्यक्ति का बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष योगदान रहा है। किसका?
कैलाश सांखला का। लेकिन मैं यहाँ पे एक प्रश्न की और चर्चा करना चाहता हूँ, और वो चर्चा ये करना चाहता हूँ, अगर आपसे कोई प्रश्न करे राजस्थान में, देखिए भारत में अगर नाम लिया जाएगा तो कैलाश सांखला का ही लिया जाएगा, लेकिन राजस्थान के रणथंभौर के बाघों को संरक्षण प्रदान करने का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है किसका? तो वो प्रश्न भी आप देख लो, जिसने रणथंभौर के बाघों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ध्यान रखना, रणथंभौर के बाघों को अपना जीवन समर्पित, रणथंभौर के बाघों को अपना जीवन समर्पित करने वाले व्यक्ति थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, रणथंभौर के बाघों को अपना जीवन समर्पित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो भाई एक व्यक्ति का नाम लेना यहां पे, और वो व्यक्ति कौन है तो आपको ये ध्यान में रख लेना, वो है फतेह सिंह राठौड़। कौन है बताओ? फतेह सिंह राठौड़। और इसका संबंध भी कहां से है? जोधपुर से है। भाई फतेह सिंह राठौड़ का संबंध कहां से है? जोधपुर से है। तो आपको कहना है राजस्थान के रणथंभौर के बाघों को अपना जीवन समर्पित करने वाले, उनके लिए बहुत कुछ करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? वो फतेह सिंह राठौड़ थे। जिस प्रकार भारतीय बाघों के लिए, संपूर्ण भारत के बाघों के लिए कैलाश सांखला का जो योगदान था वो बहुत बड़ा था, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे हम लोग चर्चा करें तो हमारे सामने आएगा भारत में वर्तमान में 50 बाघ परियोजनाएं संचालित हैं। कितनी है बताओ? तो भारत में इस समय 50 बाघ परियोजनाएं संचालित हैं, और इन 50 बाघ परियोजनाओं में हम लोग देखें, हमारे राजस्थान में 3 बाघ परियोजनाएं संचालित हैं। तो भाई राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं संचालित हैं? 3 हैं। और भारत में कितनी हैं? 50 बाघ परियोजनाएं संचालित हैं। तो भाई प्रश्न यहां पे बनेगा कि भाई राजस्थान में जो 3 बाघ परियोजनाएं संचालित हैं वो है कौन कौन सी? तो भाई देख लो यहां पे, एक तो आती है रणथंभौर बाघ परियोजना। भाई ये जो बाघ परियोजना है वो कब शुरू की गई? तो देखिए, अगर बात की जाए तो ये हमारे राजस्थान में 1973-74 में शुरू की गई। कब शुरू की गई बताओ? 1973-74 में रणथंभौर बाघ परियोजना शुरू की गई। और आपको ये भी ध्यान रखना, ये बाघ परियोजना कहाँ शुरू की गई? सवाई माधोपुर में शुरू की गई। बताओ कहाँ शुरू की गई? तो आपको कहना है रणथंभौर
सवाई माधोपुर में राजस्थान की पहली बाघ परियोजना शुरू की गई। भाई राजस्थान में सर्वाधिक बाघ यहीं पे देखने को मिलते हैं, तो आपको ये चीज भी ध्यान में रख लेनी है ना। भाई राजस्थान में सर्वाधिक बाघ यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ये कह सकते हैं। उसके बाद में एक बाघ परियोजना हमारे राजस्थान में शुरू हुई, सरिस्का बाघ परियोजना। भाई कौन सी परियोजना? सरिस्का। अब ये सरिस्का बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो आपको कहना है 1978-79 में, है ना। और ये जो बाघ परियोजना कहाँ संचालित है? तो आपको कहना है अलवर में। भाई सरिस्का बाघ परियोजना कहाँ संचालित है? अलवर में संचालित है। आपको ये चीज भी क्या रख लेनी है, ध्यान में रख लेनी है। फिर उसके बाद में अगर बात करें तीसरी बाघ परियोजना, वो हमारी कौन सी है? मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना। कौन सी योजना बताओ? मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना। कब शुरू की गई? 9 अप्रैल 2013 में। अब कहां शुरू की गई? तो भाई कह देना कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़। तो ये बाघ परियोजना शुरू हो गई। अब उसके बाद में देखिए यहां पे हम लोग विशेष रूप से बात करें तो राजस्थान में विशेष रूप से 3 बाघ परियोजनाएं संचालित है। लेकिन एक प्रश्न और याद रखना, देखिए राजस्थान का एक ऐसा अभयारण्य भी है जिसको बोला जाता है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। वहां पे वो बाघ परियोजना में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे बाघों को विचरण करते हुए देखा जा सकता है। कौन सी जगह बताओ? रामगढ़ रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी, है ना। यहां देखो इसकी विशेषता क्या है? बाघों को विचरण करते हुए देखा जा सकता है। मतलब यहां पे आप लोग बाघों को विचरण करते हुए देख सकते हो। ये बाघ परियोजना में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पे बाघ पाए जाते हैं रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में। ये चीज अभी आप लोगों को क्या रख लेनी है, ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, यहां पे हम लोग बात करें भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना नागा अर्जुन आंध्र प्रदेश है। भाई भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना कौन सी है? नागा अर्जुन जो है वो आंध्र प्रदेश की परियोजना जो है वो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। कौन सी? बाघ परियोजना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न आपको यहां पे ध्यान में रखना है, भारत की प्रथम बाघ परियोजना। भारत की प्रथम बाघ परियोजना। तो प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है? तो आपको कहना है जिम कार्बेट। कौन सी है? जिम कार्बेट, है ना। जो पहली बाघ परियोजना है उसको बोलते हैं जिम कार्बेट। ये जो जिम कार्बेट है
नेशनल पार्क। तो ये हमारा कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कब शुरू की गई है, तो आपको कहना है अप्रैल 1973। ये प्रथम बाघ परियोजना है भारत की, ये ध्यान रखना। और ये सबसे बड़ी है, और ये पहली है। सबसे बड़ी तो नागार्जुन आंध्र प्रदेश है, और पहली कौन सी है, तो आपको कहना है जिम कॉर्बेट 1973 में, है ना। तो ये चीज ध्यान में रख लेनी है। उस दूसरा प्रश्न देखो यहां पे, अगर ध्यान रख करें अपन लोग, तो हमारे सामने बनेगा भारत में सर्वाधिक बाघ प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में संचालित है। भाई कहां पे हैं, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संचालित हैं। ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। भारत में सर्वाधिक बाघ परियोजनाएं मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ और ओडिशा का नंदनकानन, तो वहां पे आपको सफेद बाघ भी देखने को मिलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। अब ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, इसको हम लोग टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ भाई, मध्य प्रदेश को जो है वो टाइगर स्टेट कहा जाता है ना। बाघों की संख्या भी इस समय ज्यादा कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। और राजस्थान में सर्वाधिक बाघ रणथंभौर में मिलते हैं ना। राजस्थान में सर्वाधिक बाघ, राजस्थान में सर्वाधिक बाघ, राजस्थान में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। हाँ सॉरी भाई, यहां पे थोड़ा सा ध्यान कर लेना। राजस्थान में सर्वाधिक बाघ जो है रणथंभौर में है। भाई राजस्थान में सर्वाधिक बाघ कहां पे है, रणथंभौर। और रणथंभौर कहां पे है, सवाई माधोपुर में है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है यहां पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये समझना है। उसके बाद में देखिए हम लोग बात करें यहां पे राजस्थान में कुल 27 वन्य जीव अभयारण्य हैं। भाई राजस्थान में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, तो आपको कहना है 27 है ना। अब देखो 27 वन्य जीव अभयारण्य है, और प्रश्न बनेगा आपके सामने, वो प्रश्न ये बनेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। तो भाई राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो बड़ा सीधा सा जवाब देना भाई, राष्ट्रीय मरु उद्यान। कहां पे है, जैसलमेर में है और बाड़मेर में है। जैसलमेर और बाड़मेर में है। और क्षेत्रफल कितना है, 3162 किलोमीटर है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा
आप यूं कह सकते हो राजस्थान का जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कौन सा है, तो आपको कहना है राष्ट्रीय मरु उद्यान। उसके बाद में मैं आपसे बात करूं यहां पे, सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य सरिस्का ए, जो कि कहां पे है, अलवर में है। भाई सबसे छोटा जो है वो कौन सा है, सरिस्का ए है। राजस्थान का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो सरिस्का ए है ना, और जो कि अलवर में है। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे क्या रख लेनी है, ध्यान में रख लेनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न और आई, आप देख सकते हो, राजस्थान राज्य वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951। मतलब यहाँ पे हमें वन्य जीवों को हमने क्या प्रदान किया है, संरक्षण प्रदान किया है, ठीक है ना। हालांकि राजस्थान में सबसे पहले हमारी टोंक रियासत ने वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया है, और भारत में सबसे पहले वन्य जीवों के ऊपर कानून बनाया था सम्राट अशोक ने, और वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया था। किसने किया था बताओ, सम्राट अशोक ने किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। उसके आगे देखिए, हम बात करें एक जीव को हमने, देखिए राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो आपको कहना है भाई हाथी है। हाथी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय विरासत पशु कहते हैं, है ना। अब हाथी, देखिए हाथी की बात की जाए तो हाथी जो है इसके बारे में पहले कहा जाता था, एक कहावत थी कि जिंदा हाथी 1 लाख और मरा हुआ 1.25 लाख। और अब तो ये कीमत काफी बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, देखिए हाथी के जो सींग होते हैं उसकी मार्केट विश्व वैल्यू काफी हुआ करती थी, आज भी है। तो शिकारी हाथियों का शिकार करते थे, और सिर्फ किसके लिए, उसके दांत प्राप्त करने के लिए। उसके दांत प्राप्त करने के लिए उन्हें हाथी को मारना पड़ता था। इतनी मर्मम हत्या होती थी हाथी की, मतलब उस समय तो एक ऐसा सिस्टम बना रखा था कि जंगल में ये शिकारी जो होते थे गहरा खड्डा खोद लेते थे और उसके ऊपर कुछ लकड़ियां बिछा देते थे। जब हाथियों का झुंड वहां से निकलता था तो बहुत से हाथी जो है उस खड्डे में गिर जाते थे, और गिरने के बाद में जब भूख प्यास से तड़प तड़प के उनकी जान चली जाती थी, तब वो शिकारी उनसे उनके दांत निकाल करके अच्छे दामों में बेचते थे। तो आप सोचिए इस हाथी की क्या दुर्गति की है लोगों ने, शिकारियों ने कितना लूटा है इसको, और सिर्फ उसके दांत के लिए उसे मारा गया है। आप सोचिए। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है, हाथी को हमने राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है और हाथी को संरक्षण प्रदान किया है। हाथी परियोजना, देखिए हमने हाथी परियोजना कब शुरू की है, 1992 में। कब शुरू की है, 1992 में। और ये हाथी परियोजना हमने कहां से शुरू की है, तो आपको कहना है सिंह भूमि झालावाड़ से। देखिए सिंह भूमि झालावाड़ से हमने क्या की है, हाथी परियोजना शुरू की है, और इसलिए की है कि हम लोग हाथियों को संरक्षण प्रदान कर सकें। भाई इस जीव को भी हम लोग क्या करें, संरक्षण प्रदान करें, इसलिए हमने ऐसा किया है। अगला प्रश्न बनता है,
देखिए राजस्थान का एक गांव है जिसका नाम है कुंडा ग्राम। और कुंडा ग्राम कहां पे है? तो आपको कहना है आमेर। आमेर जो है राजस्थान, आमेर राजस्थान, मतलब ये आमेर जो है वो जयपुर में है। कहां पे है? जयपुर में। देखिए जयपुर आमेर का एक गांव है जिसको कुंडा ग्राम कहते हैं, और इस गांव को हमने हाथी गांव के रूप में विकसित किया है। भाई किस रूप में विकसित किया है? तो कुंडा ग्राम को हमने एक हाथी गांव के रूप में विकसित किया है। ये भी बहुत बड़ी बात है, हाथियों को संरक्षण प्रदान हम लोग कर रहे हैं। एक और प्रश्न अच्छा बन सकता है आप लोगों के लिए, हाथी चिकित्सालय। देखिए मथुरा यूपी, यहां मथुरा यूपी में एक हाथी चिकित्सालय की स्थापना की गई है, और यह इसलिए की गई है, देखिए हाथियों की यहां पे जल से मसाज की जाएगी और उसको हाथी को ठीक किया जाएगा। मतलब पानी से हाथी की मसाज होगी, फिर उस हाथी को जो है वो ठीक कर लिया जाएगा उस मसाज से। तो ये भी एक विशेष बात आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग यहां पे देखना चाहें, राजस्थान में 5 जंतुआलय स्थित हैं। भाई कितने जंतुआलय स्थित हैं? तो आपको कहना है राजस्थान में 5 जंतुआलय स्थित हैं। तो भाई 5 जंतुआलय कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला नाम आएगा जयपुर जंतु आलय। और ये जयपुर जंतुआलय कहां पे है? तो आपको कहना है रामबाग जयपुर में। और इसकी जो स्थापना है वो पता है कब हुई है? तो 1876 में, है ना। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी जो विशेषता है यहाँ पे हमने घड़ियाल मगरमच्छ के प्रजनन में सफलता प्राप्त की है। मतलब घड़ियाल व मगरमच्छ के प्रजनन में सफलता प्राप्त की है, ये ध्यान रखना, है ना। तो घड़ियाल मगरमच्छ और बाघों के प्रजनन के लिए भी ये जाना जाता है। 2 नंबर देखो आप, 2 नंबर आपके पास आएगा उदयपुर जंतु आलय। और ये उदयपुर में है। उदयपुर में गुलाब बाग, और गुलाब बाग कहाँ पे है? उदयपुर में है ना। और अगर बात की जाए इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना पता है कब हुई है? 1878 में इसकी क्या की गई है? स्थापना की गई है, जो कि कहाँ पे है? गुलाब बाग में है ना। तो ध्यान रखना, ये भी काफी अच्छा प्रश्न यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद में देखो हम लोग चर्चा करें बीकानेर जंतु आलय। बीकानेर,
स्थापना 1922, है ना। स्थापना कब हुई है? 1922 में हुई है ना। और वर्तमान में बंद है। भाई वर्तमान में ये बंद है, ठीक है ना। स्थापना कब हो गई है? 1922 में, लेकिन वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रख लेनी है। 4 नंबर देखो, जोधपुर जंतु आलय, तो कहाँ पे है? जोधपुर में है ना। और रही बात स्थापना, स्थापना तो स्थापना कब हुई है? तो आपको कहना है 1936 ईस्वी में। कब हुई है बताओ? 1936 ईस्वी में। और ये क्यों फेमस है? देखिए फेमस इसलिए है भाई, एक तो यहाँ पे पक्षी शाला की स्थापना की गई है। और क्या की गई है? पक्षीशाला की स्थापना की गई है। और गोडावन के प्रजनन में सफलता प्राप्त की है। मतलब आप यूं समझ सकते हो भाई, गोडावन के प्रजनन में सफलता प्राप्त की, मतलब गोडावन के प्रजनन के लिए भी ये जाना जाता है ना। और एक यहाँ पे पक्षीशाला है, पक्षियों के लिए, है ना। तो ये ध्यान में रख लेना है। फिर देखो आप उसके बाद में अगर बात करोगे ना, तो उसके बाद में आप लोगों के सामने आएगा नंबर 5, कोटा जंतु आलय। कहाँ पे है? कोटा में है। कहाँ पे है बताओ? कोटा में। अब देखिए जो कोटा जंतु आलय है, इसकी स्थापना होती है 1954 में। कब होती है? 1954 में। कोटा जंतु आलय की स्थापना कब होती है? 1954 में होती है। और इसके बाद में कोई बना नहीं है, तो वो यही क्या हो गया है? नवीन हो गया है। तो ये भी कह सकते हैं, है ना। इसके अलावा देखिए, राजस्थान में 33 आखेट निषेध क्षेत्र तैतीस आखेट निषेध क्षेत्र स्थित है। मतलब आखेट निषेध क्षेत्र, भाई यहाँ पे शिकार पे प्रतिबंध है, तो ये 33 है ना। तो ध्यान रखना, अगर हमसे प्रश्न किया जाए कि सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र कहाँ पे हैं, तो आपको कहना है सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में। 7 है जोधपुर में, है ना। एक और प्रश्न बनेगा यहाँ पे, सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र संवत्सर कोटसर चूरू। और देखो सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र कनक सागर
बूंदी है। कहाँ पे है? बूंदी में है। तो आपको ये चीजें भी क्या रख लेनी है, ध्यान रख लेनी है भाई। ज्यादा आखेट निषेध जोधपुर में है, और सबसे बड़ा संवत्सर कोटसर, और सबसे छोटा कौन सा है? कनक सागर। कनक सागर कहाँ पे है? बूंदी में है। तो ये चीज भी ध्यान में रख लेना। और एक प्रश्न देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेगा, मृग वन। राजस्थान में इस समय 7 मृग वन है। कितने हैं? 7। भाई राजस्थान में इस समय 7 मृग वन हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई ये 7 मृग वन कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं? तो आप देखिए, सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं 1 नंबर अशोक विहार, और ये कहाँ पे है? जयपुर में है। एक आपको कहना है संजय उद्यान, ये भी कहाँ पे है? जयपुर में है। संजय उद्यान भी कहाँ पे है? जयपुर में है। अमरता देवी, ये कहाँ पे है? जोधपुर में है। माचिया सफारी जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में। चित्तौड़ मृगवन चित्तौड़ में है ना? और एक है पुष्कर मृगवन, अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में है ना भाई? ये अपने को देखने को मिलेंगे। और एक आपको देखने को मिलेगा सजन गढ़ मृगवन, ये कहाँ पे है? उदयपुर में। तो आपको राजस्थान में ये 7 मृगवन देखने को मिलेंगे भाई। एक तो कौन सा? अशोक विहार, संजय उद्यान, अमरता देवी, माचिया सफारी, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ मृगवन, और पुष्कर मृगवन जो कि पुष्कर अजमेर में है। एक सज्जनगढ़ जो है मृगवन है, जो कि कहाँ पे है? उदयपुर में है। तो इस तरीके से राजस्थान में हमें 7 मृगवन भी देखने को मिलते हैं। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की हैं, और इसके साथ साथ हम लोग जो हैं अब इनकी अगली कक्षा में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन दबाएं। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत।